बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये उसका पहला हिस्सा है। पहले पार्ट में जो हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे वो है डिटेक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, purity of the substance, identification of unknown compound, configuration of geometrical isomer, quantitative analysis, dissociation constant of acid and तो ये हम 7 प्रॉपर्टीज जो एप्लीकेशन हैं इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। पहला है एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन। एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये है HOMO लिखा। HOMO से मुराद है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है उसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रा करते हैं तो उसमें हाई होमो और लूमो बनते हैं। अगर हमारा मॉलिक्यूल उसमें कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होती है तो ये पाई टू पाई स्टार जो डिस्टेंस है, गैप जिसको हम कहते हैं, तो इसकी जो एनर्जी है अगर 1 पाई बॉन्ड है तो ये ज्यादा है। जैसे ही कॉन्जुगेशन को हमने एक्सटेंड करना है तो ये जो डिफरेंस बिटवीन होमो एंड लूमो इसने कम होते जाना है। सिमिलरली अगर ट्राइन है और कम हो जाएगा। तो जितने हमारे पास कॉन्जुगेशन बढ़ती जाएगी तो ये जो डिफरेंस है होमो और लूमो में ये कम हो जाएगा। तो इससे मुराद क्या होगा कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो टू हायर इजी होती है। कम एनर्जी से भी वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा, जिससे जो वेवलेंथ है वो भी बढ़ती जाएगी और जो आपकी एब्जॉर्प्शन है वो भी ज्यादा होती जाएगी। जैसे कि ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल हैं, जैसे इथिलीन है। अब इथिलीन 180 टू 200 नैनोमीटर पर अब्जॉर्ब कर रहा है। अब हमने क्या किया, इसमें कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड किया, इसमें 2 डबल बॉन्ड कर दिए, मीन कॉन्जुगेट हो गया, डाइन बन गया। अब इसकी एब्जॉर्प्शन 180 से शिफ्ट हो गई 217 नैनोमीटर पर। सिमिलरली ये ट्राइन हमने एक ले ली है। अब इसकी एब्जॉर्प्शन जो है 258 नैनोमीटर। जो ये देखें इनकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ रही है। सिमिलरली इनकी आप देखें ये 10,000 है, इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसकी 21,035। तो इसकी जो मोलर एब्जॉर्प्टी है साथ साथ वो भी बढ़ रही है। सिमिलरली ये हेट्रोसाइक्लिक कुछ मॉलिक्यूल लिया मैंने, जैसे ये पिरिडीन है 250 नैनोमीटर पे अब्जॉर्ब कर रहा है। अब हमने क्या किया, कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड किया ये एक और बेंजीन रिंग इंक्रीज करके, तो इसकी एब्जॉर्प्शन हो गई 290 नैनोमीटर। फिर हमने इसमें 3 रिंग ऐड किए तो ये हो गया 360 नैनोमीटर। सिमिलरली ये कुछ और एग्जांपल हैं। अफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्जुगेशन ऑन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम व्हेन ग्रुप कंटेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। वो था सिर्फ पाई टू पाई, ये एन इलेक्ट्रॉन। एन किसमें होते हैं, कार्बन विद ऑक्सीजन या कोई भी कार्बन के साथ जो हेटेरो एटम लगा होता है तो उसमें एन इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये मेरे पास एक एसीटोन है। एसीटोन की ऑप्शन देखें 290 थी। अब इसके साथ मैंने क्या किया, ये मिथाइल ग्रुप रिप्लेस करके मैंने क्या ऐड कर दिया, CH डबल बॉन्ड CH यानी कि इथिलीन ग्रुप ऐड कर दिया। तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन थी लैम्डा मैक्स 325 नैनोमीटर हो गई। लेकिन अब जो मैंने मिथाइल था उसको चेंज कर दिया विद हाइड्रोजन, तो अब इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ी बल्कि 320 नैनोमीटर हो गई। अब मैंने क्या किया, ये 2 ग्रुप ऐड कर दिए CH डबल बॉन्ड CH2। तो इससे क्या होगा, उसकी प्लैनेटरी पे भी इफेक्ट पड़ गया। तो अब एब्जॉर्प्शन बढ़ने की बजाय कम हो गई और इसकी एब्जॉर्प्शन हो गई 270 नैनोमीटर। तो ये पहली एप्लीकेशन थी एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन। ये कुछ और एग्जांपल एरोमेटिक कंपाउंड लिए हुए हैं, जैसे बेंजीन है, पिरिडीन है, थायोफीन है, पिरोल है, टॉलिन है, जाइलिन है, अल्कोहल फिनोल है, मेथॉक्सीबेंजीन है। तो ये सारे के सारे जो जर्नल हमारे पास एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप हैं, ये सारे के सारे अल्ट्रा वायलेट रीजन में मोस्टली क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं। दूसरा एप्लीकेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि हमारे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। ये भी यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी काफी हद तक कुछ ना कुछ हमारी हेल्प करती है। अब
जो नॉर्मली क्रोमोफोर विजिबल रीजन में होते हैं, और जो अगर क्रोमोफोर नहीं तो मोस्टली वो फिर क्या है अल्ट्रावायलेट रीजन में क्या करते हैं कंपाउंड अब्जॉर्ब करते हैं। अब हमने चेक करना है कि वेदर उसमें हमारे कंपाउंड जैसे कि कार्बोनाइल है, बेंजीन है, एरोमेटिक है, ब्रोमो है, आइडो एटम ये लगे हुए हैं या नहीं। तो ये देखें, अगर इथिलीन उसमें यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये फंक्शनल ग्रुप, तो 171 नैनोमीटर यानी कि यूवी रीजन में वो क्या करेगा अब्जॉर्ब करेगा। एस्टेलीन अगर है ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग 173 नैनोमीटर, एसीटोनाइट्राइल 167 नैनोमीटर, एसीटोन 190 नैनोमीटर, एस्टिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिल किस तरीके का ग्रुप है तो 204, इथाइल एसीटेट 211 नैनोमीटर, एसीटामाइड 178। तो जो सारे के सारे अल्ट्रावायलेट रीजन जो है बिलो उसमें क्या है सारे के सारे अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इससे हमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट वेवलेंथ से हम उसको क्या कर सकते हैं डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है। एक ये एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास है बेंजीन, जबकि उसकी लैम्डा मैक्स है 254 नैनोमीटर। अब उसके साथ क्या है दूसरा कंपाउंड टॉलविंग, यानी कि हमने मिथाइल ग्रुप लगाया तो मिथाइल ग्रुप से उसकी लैम्डा मैक्स क्या हो गई 261 नैनोमीटर। तो ये है बेंजीन का स्पेक्ट्रा। जब हमने उसकी वेवलेंथ ली तो ये इस तरीके का स्पेक्ट्रा आया जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हमारा कंपाउंड है बेंजीन। लेकिन अगर उसके साथ मिथाइल लगा हुआ उसने उसके एब्जॉर्प्शन को क्या कर दिया शिफ्ट कर दिया ज्यादा, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो है 261 नैनोमीटर। तो इस तरीके से हम डिफरेंट कंपाउंड को क्या कर सकते हैं उसमें जो फंक्शनल ग्रुप हैं जैसे वो मालूम कर सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस, कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड हमने लैब में परचेज किया है एज ए केमिस्ट वो प्योर है या नहीं, जिससे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। फॉर एग्जांपल हमने लिया है साइक्लोहेक्सेन। अब जो साइक्लोहेक्सेन है कॉमनली उसमें बेंजीन की इम्प्योरिटी लाजमन है। अब बेंजीन कहाँ अब्जॉर्ब करता है 255 नैनोमीटर पर, तो हम चेक करेंगे उसके एब्जॉर्बेंस लैम्डा मैक्स लेके, अगर उसमें ये पीक आ रही है इसका मतलब है कि हमारे कंपाउंड में प्योर नहीं है, कुछ ना कुछ एडिशनल इम्प्योरिटी बाहर से क्या है ऐड की हुई है। जैसा कि ये एग्जांपल है स्पेक्ट्रा मैंने आपको दिखाया, ये साइक्लोहेक्सेन का नॉर्मल ये पैटर्न है जहां इसने अब्जॉर्ब करना है, लेकिन ये क्या शो हो रहा है कि इसमें बेंजीन और कुछ हद तक कुछ फिनोल की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। अगर इसमें कोई भी चीज प्रेजेंट ना होती तो ये जो रेड कलर का स्पेक्ट्रल अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखाया है इसमें इस तरीके का स्पेक्ट्रा शो करना था, मीन दे आर प्योर। अब इसमें डिफरेंट ऐसा स्पेक्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो कंपाउंड हमने साइक्लोहेक्सेन परचेज किया है वो प्योर नहीं है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ने हमें हेल्प दी है कि हम चेक कर सकें क्या कि हमारा कंपाउंड प्योर है या नहीं। अगली है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से कुछ हद तक हम चेक करते हैं कि हमारे अननोन कंपाउंड के बारे में हमने इंफॉर्मेशन जो लेनी है वो भी हम ले सकते हैं। कैसे? अननोन कंपाउंड इज कंपेयर्ड विद द स्पेक्ट्रम ऑफ अ रेफरेंस कंपाउंड, कि हम एक रेफरेंस कंपाउंड का अब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा लेते हैं और फिर जिसको हम मालूम करना है कि ये कंपाउंड शायद वो तो नहीं है तो उसका स्पेक्ट्रा अगर वो कोइंसाइड कर जाए स्पेक्ट्रम कोइंसाइड देन इट कंफर्म द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अननोन सब्सटेंस। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आल्सो हेल्प करती है किसमें प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन चेक इसमें हम कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ हेटेरोएटम के बारे में, कैसे कंबाइनिंग द पीक, अगर पीक से कंबाइन हो रही है तो इसका मतलब है हमारे कंपाउंड में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड या हेटेरोएटम प्रेजेंट है। अगर वो पीक उससे मैच नहीं हो रही तो हम कहेंगे कि हमारे पास वो कंपाउंड में चीजें नहीं है। जैसा कि ये हमारे पास दो एग्जांपल दी हुई हैं, हमने क्या लिया हुआ है एक कॉन्जुगेटेड लिया हुआ आइसोमर है दोनों आपस में, एक में डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है एक में नहीं है। तो हमने क्या किया दोनों का यूवी स्पेक्ट्रा लिया, एक की एब्जॉर्प्शन आ रही है 232 नैनोमीटर पर 232 नैनोमीटर, जबकि दूसरा अब्जॉर्ब कर रहा है 175 नैनोमीटर पर। अब इससे मुराद क्या है कि अगर हमने सोचा था कि कॉन्जुगेशन होगी तो वो हायर वेवलेंथ पे अब्जॉर्ब करेगा, अगर कॉन्जुगेटेड नहीं है तो वो कम अब्जॉर्ब। तो हम कहेंगे कि जो 175 नैनोमीटर पर है वो ये वाला आइसोमर है, जबकि जो 232 पे अब्जॉर्ब कर रहा है वो ये वाला आइसोमर है। तो लिहाजा इन दोनों आइसोमर को हमने क्या कर लिया आइडेंटिफाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी।
नेक्स्ट एप्लीकेशन है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर। हमारे पास डिफरेंट काम फॉर्म की क्या है, सिस या ट्रांस ज्योमेट्रिक अगर अल्कीन प्रेजेंट हैं तो हम उनको भी क्या कर सकते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे टू आइसोमर कैन बी डिस्टिंग्विश विद अदर व्हेन वन ऑफ द आइसोमर हैव नॉन कोप्लेनर स्ट्रक्चर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब एक प्लेन में है, एक आउट ऑफ प्लेन में, तो बड़ी आसानी से सिस आइसोमर सफर डिस्टॉर्शन एंड अब्सॉर्ब एट लोअर वेवलेंथ। सिस फॉर्म जो होती है उसमें डिस्टॉर्शन होती है क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल एक तरफ ही लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, डिस्टॉर्शन होती है, उनमें वेवलेंथ उसकी लोअर हो जाती है। किसकी निस्बत, एज कम्पेयर टू ट्रांस, क्योंकि ट्रांस में मॉलिक्यूल आपको पता है दूर दूर लगे होते हैं। जैसा कि ये आपके लिए एक एग्जांपल लिखी है, ये है सिस सिनामिक एसिड और ये है ट्रांस सिनामिक एसिड। अब ये दोनों आइसोमर हैं किसके, सिनामिक एसिड के। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, सिस हमने कहा 268 यानी कि कम वेवलेंथ पे अब्जॉर्ब करेगा सिस वाला मॉलिक्यूल, क्योंकि ये दोनों ग्रुप जो लगे हुए हैं करीब हैं, तो लिहाजा इसमें डिस्टॉर्शन होगी, तो पोलैरिटी इसमें अफेक्ट हो सकती है। जबकि ट्रांस वाले में एक तरफ ये देखें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ ये जो बेंजीन ग्रुप है ये लगा हुआ है, तो लिहाजा दोनों दूर दूर हैं, तो लिहाजा कम डिस्टॉर्शन होगी, तो इसके लिए इसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होगी। तो लिहाजा ज्योमेट्रिक आइसोमर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हम डिटरमिन कर सकते हैं किस, बाय यूजिंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन, कि हम चीजों को क्वांटिटेटिवली मेजर भी कर सकते हैं कि इसकी कितनी कंसंट्रेशन है। बेसिकली क्वांटिटेटिव मीन टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी कंपाउंड। लैम्बर्ट-बियर लॉ इसकी बेसिक है, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मालूम कर सकते हैं। अब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग आई नॉट ओवर आई टी, ये है इंसिडेंट लाइट और ये है ट्रांसमिटेड। दूसरा फार्मूला है लॉग आई ओवर 1 ओवर टी, टी मीन है ट्रांसमिटेंस, चेंज किया माइनस लॉग टी, किसके बराबर है, ए बी सी या एप्सिलॉन बी सी। अब लैम्बर्ट-बियर लॉ क्या है, अब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के और पाथ लेंथ ऑफ द ट्यूब के। तो ये उसके पैरामीटर लिखें कि ए क्या है, अब्जॉर्बेंस है, एप्सिलॉन क्या है, एक्सटेंशन कोएफिशिएंट जिसको मोलर अब्जॉर्बिविटी कहते हैं, सी क्या है, कंसंट्रेशन, बी जो है लेंथ ऑफ द सेल, ये उसके जो एब्रीविएट हैं उसको हमने मालूम किया। तो फिर हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन कर्व ड्रा करते हैं। कैलिब्रेशन कर्व क्या कि हम हर एक की स्टैंडर्ड पीक पहले ड्रा कर लेते हैं 0 से लेकर 100 तक, फिर हम अननोन कंपाउंड को उसमें रन करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे सैंपल में कितने परसेंट। स्टैंडर्ड कर्व ड्रा करने के बाद अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। द मोलर अब्जॉर्बिविटी ऑफ मिथाइल विनाइल कीटोन dissolved in hexane value is 14,000। इसका मतलब ये है कि मिथाइल विनाइल कीटोन सॉलिड है, जब उसको हम डिसॉल्व करते हैं हेक्सेन में, उसकी जो मोलर अब्जॉर्बिविटी की वैल्यू है वो 14,000 है, जबकि वो खुद अब्सॉर्ब करता है 290 नैनोमीटर पर। सॉल्वेंट यहाँ मेंशन करने का मकसद ये है कि हर सॉल्वेंट की अपनी एक मोलर अब्जॉर्बिविटी है, तो लिहाजा अगर हम इसको किसी और सॉल्वेंट में हल करके डिटरमिन करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इसलिए जब भी हमने किसी सॉलिड सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में हल किया तो मेंशन करना पड़ेगा कि हमने इसको किस सॉल्वेंट में हल किया, अदरवाइज हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमने जो रिपोर्ट किया है कि हमने मिथाइल विनाइल कीटोन जो लिया है उसको हल किया किस में, हेक्सेन में, और जो उसकी ई मैक्स है यानी कि मोलर अब्जॉर्बिविटी वो है 14,000, ये हमने साथ है मेंशन कर दिया। अगला पर्पस एप्लीकेशन में क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस सेकंड पार्ट के हम क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं और क्वालिटेटिव, जहां कुछ हम एग्जांपल देंगे क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव के लिए। क्या है, आइडेंटिफिकेशन इज डन बाय कंपेयरिंग द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा विद द नोन स्पेक्ट्रा, कि हम एक कंपाउंड जैसे हम पैरासीटामोल डिटरमिन करना चाहते हैं, तो पैरासीटामोल स्टैंडर्ड लेके उसको मेजर कर लिए, उसकी अब्जॉर्प्शन ले ली। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसका लेंगे कि हम किसी भी चीज में चेक करना चाहते हैं, जैसे कोई टैबलेट या किसमें आया पैरासीटामोल है या नहीं, तो अगर तो होगी तो उसका मतलब है कि उसका स्पेक्ट्रा दोनों का मैच करेगा, दोनों एक ही लैम्डा मैक्स पे अब्जॉर्ब करेंगे,
तो हम कहेंगे कि इसमें पैरासीटामोल है। और अगर हमने क्वांटिफिकेशन करनी है कि आया वो 200 मिलीग्राम है, 100 मिलीग्राम है, 300 है, 500 मिलीग्राम है, तो फिर हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कर्व ड्रा कर लेंगे और उससे मेजर कर लेंगे कि उसमें कितनी अमाउंट मौजूद है। तो लिहाजा क्वालिटेटिव के लिए यूवी विजिबल हेल्पफुल है और क्वांटिटेटिव दोनों के लिए। सैंपल जो हमें चाहिए वो बहुत ही इसमें कम चाहिए होता है और जो रिस्पॉन्स होता है वो बड़ी फास्ट हम मालूम कर लेते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस हैज प्रूवन हाईली यूजफुल इन मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एक लिया है कि हमारे पास कंपाउंड है ओलेफिन्स और एरोमेटिक, इनको हमने कैरेक्टराइज करना है, तो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं कि आया उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं, क्योंकि कॉन्जुगेशन से अब्जॉर्बेंस क्या होगी, बढ़ेगी। एक एग्जांपल हम लेते हैं और पैरासीटामोल की, जो पीछे मैं कह रहा था कि पैरासीटामोल में हम चेक करना चाहते हैं क्वालिटी के तौर पर एज ए कि हम लैब में काम कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में और हम चेक करना चाहते हैं कि इसमें पैरासीटामोल जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है मौजूद या नहीं, फिर साइज को चेक करेंगे और दूसरा कि उसमें इम्प्योर कंपाउंड तो और फ्री फॉर्म में मौजूद नहीं, क्योंकि बाद फिर टैबलेट नुकसान करती है। The result of from these method provide the data that can be used for the quality control and consistency in the product formation। तो उसको हम चेक करके क्वालिटेटिवली चेक करेंगे कि आया उसमें पैरासीटामोल है या नहीं नॉन स्पेक्ट्रा से, तो पता चल जाएगा कि आया उसमें पैरासीटामोल है या नहीं है। और अगर फर्दर आइडेंटिफिकेशन करनी है कि आया उसकी प्रॉपर डोज भी है, तो फिर साथ स्टैंडर्ड की डिफरेंट वैल्यूज लगा के उसकी कंसंट्रेशन भी मेजर कर लेंगे। तो लिहाजा हम फिर क्या कर लेंगे, प्रॉपर डोज भी मेजर कर लेंगे, क्योंकि अंडर डोज से बाद हम कहते हैं कि ये मेडिसिन मैंने खाई है लेकिन ये ठीक नहीं हुआ, तो इसका मतलब है बाद कुछ मेडिसिन में वो प्रॉपर क्वांटिटी डोज की मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस, कि हम मेजर कर सकते हैं कि कितना हमारे पास कंपोनेंट आयोनाइज हुआ। ये इक्वेशन आपने हेंडरसन की देखी होगी, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग A नेगेटिव ओवर HA। इससे मुराद है कि आयोनाइज फॉर्म उसकी कितनी है और दूसरी है अनआयोनाइज फॉर्म। pK क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इस तरीके से अगर बेस होगा तो pKb लिखते हैं उसको, वो क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। और A ओवर HA क्या है, ये रेशियो है किसकी, आयोनाइज्ड ओवर अनआयोनाइज्ड। जैसे हम pH वेरी करेंगे तो या तो आयोनाइजेशन बढ़ेगी या फिर उसकी अनआयोनाइजेशन, उसको हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे और मालूम कर सकते हैं कि आया pH चेंज करने से डिसोसिएशन कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ा। जैसे कि ये एक एग्जांपल है कि फिनोल और फिनोलेट आयन। अब जो फिनोलेट आयन है वो 287 नैनोमीटर पे क्या करता है, लैम्डा मैक्स मीन अब्सॉर्ब करता है। अगर 287 नैनोमीटर जो अब्सॉर्बेंस है फिनोलेट आयन की, इसको हम मॉनिटर करें बाय चेंजिंग द pH, कि pH को चेंज करते रहे और देखें कि क्या इसकी अब्सॉर्बेंस बढ़ी है। अगर अब्सॉर्बेंस बढ़ी है इसका मतलब है कि फिनोल आयनाइज फॉर्म में चेंज होकर फिनोलेट आयन बन रहा है, तो लिहाजा इसकी अब्सॉर्बेंस बढ़ेगी। और अगर फिनोलेट आयन pH चेंज करने से कम, इसका मतलब है कि डेफिनेटली हम कहेंगे कि फिर उसकी क्या फिनोल की अमाउंट बढ़ रही है। लेकिन अगर हम pH को ऐसे चेंज करें कि 1/2 हो जाए, मीन 50% उसमें फिनोलेट आयन बन जाए और 50% क्या होगा, फिनोल, तो फिर ये जो आयोनाइज फॉर्म और अनआयोनाइज फॉर्म है इसकी रेशियो क्या हो गई, बराबर। उस pH पे क्या होगा, डेफिनेटली फिर ये फार्मूला आपको दोबारा दिखाता हूं कि ये वाली चीज हमने क्या कर दी, बराबर कर दी, कि जितना फिनोलेट आयन है उतना ही फिनोल है, तो ये वैल्यू खत्म हो गई। इसका मतलब है उस pH पे वही फिर उसका क्या कहलाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। तो इस तरीके से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड फिर क्या है, मेजर कर सकते हैं। अब बाकी एप्लीकेशन इंशाल्लाह लेक्चर 2 में एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है कि आपको काफी कुछ समझ आया होगा। बाकी इंशाल्लाह अगला लेक्चर देखिए।